जोहार, नमस्कार। विकास संवाद में आज हम चर्चा करेंगे कोयले की कहानी नहीं, बल्कि कोयले से जुड़ी हुई कहानी, जिस कहानी ने पूरे देश में खलबली मचा दी है। इसी स्टूडियो में करीब 2 साल पहले यही पैनल, सब लोग वही थे, हम लोगों ने चर्चा की थी कोयले पर, कोल ब्लॉक के आवंटन पर। कोयला जब तक ठंडा है तब तक ठंडा है, काला है, लेकिन जलता है तो लाल हो जाता है और जलाने की भी क्षमता रखता है, चाहे लोहा ही क्यों नहीं हो। और यह कोयला जला, कोल ब्लॉक आवंटन जिस तरह से हुए, सीएजी ने अपनी रिपोर्ट दी जिसमें कि 1,86 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान बताया। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला बहुत लंबे समय तक चला और सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी की रिपोर्ट की पुष्टि की अपना फैसला दे करके कि 214 कोल ब्लॉक जिनका आवंटन हुआ था वे सभी आवंटन अवैध थे और उनके आवंटन को रद्द कर दिया। अब कोल ब्लॉक के आवंटन से लेकर कोल ब्लॉक के आवंटन के रद्द होने के बाद की तमाम स्थितियों की समीक्षा करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञ पैनल पर हैं ऐसे लोग जो कोल ब्लॉक आवंटन में गड़बड़ियों को तो बताएंगे ही, इससे जो देश में स्थिति उत्पन्न हो रही है उसका क्या होगा, इन सब मुद्दों पर भी हम विकास संवाद में चर्चा करेंगे। यह चर्चा आज हम इसलिए भी करेंगे कि झारखंड कोल बहुल राज्य है और यहाँ से देश के बड़े हिस्सों में जो कोयला जाता है उसी से बिजली बनती है, उसी से रोशनी होती है। यहाँ तक कि दिल्ली भी झारखंड के कोयले से ही रोशन होता है। और वो लोग जो लोग कोयले को यहाँ से निकलवाते रहे हैं, जो लोग मजदूरों के हित के लिए काम करते रहे और जिन लोगों ने लगातार कोल ब्लॉक के आवंटन को गलत बताया, वही सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी बात भी वैसी ढंग से सही हो गई जैसे कि कैग की बात सही हो गई। तो आइए मैं परिचय कराता हूँ आप सबका और फिर इनसे हम चर्चा करते हैं विकास संवाद में कोयले की कहानी पर। मेरी बाई ओर अशोक यादव जी हैं, श्रमिक नेता हैं और लगातार इसके खिलाफ, कोल ब्लॉक आवंटन जो था उस आवंटन के खिलाफ लगातार लिखते, बोलते, पढ़ते रहे हैं। जोहार, नमस्कार। जोहार, नमस्कार। इनकी बाई ओर श्री देवल सहाय जी हैं जो सीसीएल में, सीएमपीडीआई में, ईसीएल में, बहुत सारी कंपनियों में बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदों पर रहे हैं, डीपी भी रहे हुए हैं, डायरेक्टर पर्सनल, और लगातार अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी कोल उद्योग पर इनकी नजर रहती है। आपको भी जोहार, नमस्कार। जोहार, नमस्कार। उनकी बाई ओर लखनलाल महतो जी हैं जो लगातार ट्रेड यूनियन के माध्यम से सरकार को लिखते रहे और सरकार, ट्रेड यूनियन के जो लोग हैं विभिन्न खेमों के, उन सबको जोड़ करके वह सरकार को बताते रहे कि यह आवंटन गलत हो रहा है और इसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे। इन लोगों ने चिट्ठियां लिखी, हो सकता है कि उन्हीं चिट्ठियों का परिणाम हो कि कैग की नज़र उस पर गई हो और कैग ने उस मामले की पूरी समीक्षा की हो, उसके बाद आया हो। अशोक जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि कोल ब्लॉक आवंटन जो है, उस आवंटन को आप बता रहे थे कि कोल ब्लॉक का आवंटन गड़बड़ है, सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि कर दी, कैग ने भी पुष्टि की और मामले को कहा कि भाई अब ये अवैध हैं, अब इसके आगे क्या है? देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रीयकरण हुआ कोयले का और कोयला जो है वो भारत सरकार का संपत्ति हुआ और भारत सरकार के माध्यम से कोल इंडिया का संपत्ति हुआ। तो हिंदुस्तान का सारा कोयला कोल इंडिया का है और कोल इंडिया के पास ही आना चाहिए। ठीक। सरकार बीच बीच में सरकारें, चाहे वो लाल रही हो, काला रही हो, पीला रही हो, सवाल उसका नहीं है, लेकिन अब तक की सरकारों ने लगातार कोयले का गलत तरीके से दोहन करने का प्रयास किया और निजी क्षेत्र को जो है बढ़ावा देने के लिए उनको लूट का छूट देने का ही प्रयास किया है। ट्रेड यूनियन इसका लगातार विरोध करता रहा है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले मजदूर संगठनों ने, चाहे वो बीएमएस हो, चाहे वो एचएमएस हो, आईएनटीयूसी हो, एआईटीयूसी हो, सीआईटीयू हो, तमाम मजदूर संगठनों ने एक पैर पर खड़ा होकर के भारत की सरकार को राय दिया और विरोध किया। राय नहीं सुनने के बाद यूनियनों ने विरोध जाहिर किया कि कोयला उद्योग का निजीकरण बंद करो। भारत सरकार को यूनियनों ने कहा है कि आप पिछले रास्ते से जो शेयर बेच रहे हो, 10%, 20%, 15% शेयर बेच करके निजी भागीदारी देने का प्रयास कर रहे हो, यह भी राष्ट्रीयकरण के कानून का विरोध है, उल्लंघन है। आज नहीं तो कल
यह मामला भी कोर्ट में जाएगा और सरकार को हार खानी पड़ेगी। हम लोगों का राय यह है कि कोयला उद्योग का कोल इंडिया के माध्यम से बेहतर तरीके से विकास हो रहा है। आपको मालूम होगा कि एक ज़माने में कोयला उद्योग में 7 लाख से ज़्यादा कर्मचारी थे, आज 3 लाख के आसपास कर्मचारी हैं और उत्पादन 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा। उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, आदमी की संख्या घटाते जा रहे हैं। यह हमला है हिंदुस्तान के रोजगार पर हमला करके बेरोजगारी पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि उत्पादन हम लगातार बढ़ा रहे हैं। एक सवाल है देवल साहब जी, वो ये कि जो श्रमिक घटे हुए दिख रहे हैं उसके एवज में जो ठेका मजदूर काम कर रहे हैं प्राइवेट में, क्या बोलते हैं, फ्रेंचाइजी दे करके आप अपना वो काम करा रहे हैं निजी लोगों से। आउटसोर्सिंग जो कर रहे हैं, वो अगर मजदूर सीसीएल या दूसरी कंपनियों के साथ जुड़े होते तो कम से कम जो इनको मिल रहा है वो उनको भी मिलता। वहां तो उनका एक्सप्लॉयटेशन, उनके मजदूरी की कीमत नहीं मिल रही है। दूसरे उसके साथ आपको जोड़ेंगे कि आज के दिन में कोल इंडिया और उसकी कंपनियों की यह क्षमता है क्या कि जितने पावर हाउसेज, सीमेंट फैक्ट्रीज या स्टील फैक्ट्री लगी है उनको कोयला दे सकें। जहाँ तक आउटसोर्सिंग का सवाल है, यह देखा गया है कि आउटसोर्सिंग करने से हम लोगों को, कोयला क्षेत्र को, डिपार्टमेंट्स को बहुत ही फ़ायदा होता है कॉस्ट वाइज। जो कॉस्ट वाइज है वो करीब 1/4 प्राइस में, करीब बता रहे हैं 1/4 प्राइस में वो कोयला उपलब्ध हो जाता है, जो कि सेलिंग प्राइस अगर हम कोल इंडस्ट्री अपने पैदा करे। लेकिन जहाँ तक सवाल है आउटसोर्सिंग का, आउटसोर्सिंग इसलिए किया गया कि जब हमारे सेंटर का डिसीजन हुआ कि हर कंपनी को अपने आप पैर में खड़ा होना है, उनको 5 साल का ग्रेस दिया गया कि आप 5 साल में रिकवर कीजिए, उसमें 5 साल में आपके लॉसेस को ये किया जाएगा। और जो जिस तरह का कंडीशन है कोयला इंडस्ट्री में कि आप केवल एम्प्लॉयमेंट देकर चाहेंगे कि कोयला पैदा कर देंगे, वो नहीं कर सकते हैं। क्षमता होनी चाहिए उस माइंस की, उसकी आपके पास मॉनेटरी लोन चाहे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि आप इक्विपमेंट खरीद सकें। और यही जो उस समय जब विड्रॉ किया गया था आपका ग्रांट देना, उस समय ऐसी स्थिति में कंपनी नहीं था कि खरीद सकता था, इसलिए धीरे धीरे वो आउटसोर्सिंग पर चला गया। अब जो कोल उद्योग में स्थिति बनी है, खास करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सारे आवंटन अवैध करार दे दिए गए और उनका आवंटन रद्द कर दिए गए। उससे जो सिचुएशन बन रहा है कि कोयले का संकट होगा, और कोल इंडिया उसी कंपनियों की ये हैसियत है क्या कि आज के दिन में उतना कोयला, जितना पावर हाउसेज हैं, सीमेंट फैक्ट्री हैं, स्टील फैक्ट्री, उसको कोयला उपलब्ध करा सकें। देखिए, जहाँ ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का सवाल है, ये इसमें हमारा यही विचार है कि केवल वेस्ट बंगाल ज़्यादा सफ़र किया। वेस्ट बंगाल में जो इस कोयला खदान से जो बिजली पैदा होता था उसके रूरल एरिया को दिया जाता था। और जगह तो अभी तक कोई इफेक्ट नहीं करने जा रहा है जब इनका आवंटन रद्द किया जाएगा। नहीं, जैसे कि महान को आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है महान, उसको आपने कोल ब्लॉक दिया था, उसका ले लिया, उसने कई पावर हाउसेस लगाए हैं, जैसे कि हिंडाल्को उसका चलना है, अपना एल्युमिनियम फैक्ट्री चलना है, तो उसका तो कहाँ से आएगा कोयला। और ये लखनलाल जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। तो इस तरह की जो स्थिति बनी है कि कुछ तो 46 गवर्नमेंट ने माना कि 46 है, 40+6, 40 मतलब कि वो उत्पादन कर रहे हैं, और 6 जो है उन्होंने शुरू किया है, मार्च तक वो अपने पूरा पिक पर आ जाएंगे और अपना करने लेंगे। ये 46 उत्पादन कर रहे थे, बड़ी फैक्ट्रीज के भी हैं उसमें। उसी क्रम में रिलायंस को और वो क्या नाम एनटीपीसी को छूट दी सुप्रीम कोर्ट ने भी कि ठीक है, इनको अभी छोड़िए, बाकी लोगों का काम वो करते हैं। तो अब जो सिचुएशन बना है, दो स्थिति है। एक तरफ देवल साहब जी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ग्रांट देना बंद किया, इसलिए कंपनियों को अपने पैर पर खड़े होने के लिए आउटसोर्सिंग करना पड़ा, इसलिए 1/4 कॉस्ट पड़ता है, कॉस्ट घटाना था। दूसरी स्थिति ये बनी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने में बोरिया बिस्तर समेट लीजिए। तब जो कोल उद्योग 46 चल रहे हैं या चलने की स्थिति मार्च तक 6 पहुंच जाएंगे, उनमें जो मजदूर हैं, उनके जो लोग हैं, उनका क्या होगा? मधुकर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो ऐतिहासिक फैसला है और देश हित में फैसला है।
लेकिन आप देखिएगा 1993 से लेकर के अभी 2010 तक का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 210 कोल ब्लॉक्स को 214 को उन्होंने अवैध घोषित किया। लेकिन इन 17 साल में 93 से लेकर अब 2010 तक लीजिए, मात्र देश में 46 कोल ब्लॉक्स ही कोयला प्रोडक्शन कर रहा है और खास करके झारखंड में मात्र 3 है। उसमें से पेनम एक है, एक पर्वतपुर है जो इलेक्ट्रो स्टील को दिया गया है, और एक डाल्टनगंज के सामने है कठोतिया है। ये 3 है। बाकी आप जो गाइडलाइंस हैं जिसको एलोकेशन हुआ था, अब उसको देखेंगे तो उस एलोकेशन में कहा गया था कि जो ओपन कास्ट चलाएंगे उसको 3 साल में पूरा करना है, और जो अंडरग्राउंड चलाएंगे उसको 4 साल में पूरा करना है। हाँ, मतलब उत्पादन चालू करना है। जी जी। लेकिन अब 17 साल में मात्र इतने कम है, इसका मतलब यह है कि जो धरातल में जो आना चाहिए था, कैप्टिव यूज के लिए दिए गए सब माइंस, लेकिन फैक्ट्री नहीं आया, पावर हाउसेस नहीं आए, स्टील उद्योग नहीं आया, बावजूद उसको दे दिया गया। और आप यह देखेंगे पिछले साल कोल इंडिया को 462 मिलियन टन का टारगेट दिया गया कोयला कि हमको इतना कोयला चाहिए, और कोल इंडिया ने 452 मिलियन टन कोयला प्रोडक्शन किया। प्राइवेट को सरकार ने निर्धारित किया 138 मिलियन टन कोयला, और प्राइवेट में मात्र 36 मिलियन टन कोयला प्रोडक्शन किया। तो कोल इंडिया पर यह आरोप लगता रहा कि कोयला आप पूर्ति नहीं कर सकते, और प्राइवेट को इसीलिए लाया गया कि प्राइवेट कोयला को दे। लेकिन टारगेट जब देखिएगा कि सरकार द्वारा दिया गया 138 में मात्र 36 किया, और हम 400 कोल इंडिया ने 462 की जगह 452 किया, तो हमको लगता है कि कोल इंडिया जितना मांग सरकार को चाहिए या देश को चाहिए देने में सामर्थ है। पहले हमको आप परमिशन, उनको हैंड्स दे दिए जाए, इक्विपमेंट्स दे दिए जाए, तो वो सक्षम है कि लिंकेज से उनको कोयला मिल सकता है। जरूर। अभी देखिए कोल इंडिया को कहा गया कि आप विदेश में कोयला खोलिए, और विदेश नाम की एक कंपनी खोली गई। आज 70,000 करोड़ रुपया कोल इंडिया के पास लिक्विड कैश भारत के बैंकों में। यदि सरकार परमिशन दे दे कि आप कोल इंडिया यह चलावे, तो कोल इंडिया चलाने में सामर्थ है। जब नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो हम 71-72 मिलियन टन कोयला प्रोडक्शन करते थे। मेन पावर था हमारा 7 लाख मजदूरों, 7.5 लाख। आज हम 462 मिलियन टन, इस साल का 462 मिलियन टन हमने कोयला प्रोडक्शन किया। मेन पावर है करीब 3.25 लाख के आसपास। तो हम तो प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। फिर आउटसोर्स की बात है। आउटसोर्स में क्या, अभी हम लोगों ने हाई पावर कमेटी बनाया, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के निर्देश पर वेज तय किया। लेकिन कोई भी उद्योग, इवन की जो कैप्टिव माइंस यूज कर रहे हैं, वह भी हाई पावर कमेटी के रिकमेंडेशन का वेज नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि इससे क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को देने से न सिर्फ विस्थापितों के हितों की रक्षा नहीं हो रही है, बल्कि अगल बगल में रहने वाले लोग, जो प्रभावित लोग हैं, उनकी हितों की रक्षा नहीं हो रही है, मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं हो रहा है, श्रम कानून का उल्लंघन हो रहा है, सेफ्टी का उल्लंघन हो रहा है, सारे तरह का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जिसके लिए राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसका सेफ्टी का कोई सुरक्षा का ध्यान नहीं रहा है। ये सारी बातें हैं जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में अंदर है। इसीलिए हमको विदेश में कोयला खोलने का इजाजत नहीं देकर के देश के अंदर जो, और कोल इंडिया अभी भी कहते हैं कि कोल इंडिया सामर्थ है देश को कोयला देने में। अशोक जी, एक जो अभी सिचुएशन बना है, जैसा कि देवल सहाय जी ने कहा कि भाई कॉस्ट इफेक्टिव, तो आउटसोर्सिंग के पीछे था कि कॉस्ट इफेक्टिव बनाना। जो प्राइवेट पार्टीज आए, जो प्लेयर्स आए, वो भी कॉस्ट इफेक्टिव बनाने पर ही श्रम कानूनों का या वो मजदूरों के हित का, विस्थापितों का और इन लोगों का ख्याल नहीं रखा कि हमको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है। जी। तो आज के दिन में कोल इंडिया और इसकी कंपनियों के अंडर अगर इसको दे दिया जाता है, फिर कॉस्ट तो बढ़ेगा उसका कोयले का। मेरी बात सुन लीजिए आप, ये कॉस्ट का चक्कर कहाँ से आया? हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर का निर्माण हुआ था पब्लिक वेलफेयर के लिए। पब्लिक सेक्टर जो बना तो उसका मोटो था पब्लिक वेलफेयर, हिंदुस्तान का विकास नाम का चीज। तो 1991 में जब IMF और वर्ल्ड बैंक ने भारत के नेताओं को निर्देशित किया कि तुम इस लाइन पर चलो, तो उस लाइन पर भारत के नेता लोग चलने लगे। उन्होंने निर्देशित किया कि अब सबको मुनाफा कमाना होगा, जैसा साहिब साहब ने कहा आपको। तो सरकार ने नीति बना दिया कि अपना कमाओ अपना खाओ, और अपना कमाओ एकाएक कह दिया अपना कमाओ अपना खाओ,
भारत की सरकार ने 91 ईस्वी के बाद हिंदुस्तान के किसी पब्लिक सेक्टर को, और खास करके कोयला को तो मैं खास बात करता हूं, एक नया पैसा नहीं दिया। और हम एकाएक जो वो परिस्थिति पैदा हुई तो हम बीमार हो गए, हमारा कई प्रोजेक्ट रुक गया, मजदूरों को तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं थी, तो CCL, ECL, BCCL जैसी कंपनी जो है वो BIFR में चली गई। तो वहां से हमको बाहर निकालने के लिए, और अब तो फिर मैं कहता हूं कि वहां से हम बाहर आए अपनी काबिलियत पर। कोयला उद्योग, कोल इंडिया के अधिकारी, कोल इंडिया के कर्मचारियों ने मिल करके कोयला उद्योग को इस ऊंचाई पर पहुंचाया। अभी लखन जी बोल रहे थे कि हम अपने टारगेट से सिर्फ 10 मिलियन टन जो है कम रहे, निजी उद्योग अपने टारगेट से 100 मिलियन टन से ज्यादा नीचे रहा, ज्यादा कम किया। और हम इसलिए भी कम रहे कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन था, ये जो आंध्र प्रदेश का हड़ताल और जो है दूसरे जगह का जो है रोज रोज का बंदी, जहां तहां जो हमारा कोयला खादान पर हमला, भारत सरकार उचित कदम, उचित मदद नहीं दिया, रेलवे हमको समय पर नहीं मुहैया कराया गया, तो इसके कारण भी हमारा उत्पादन जो है वो रहा। अब जो निजी क्षेत्र आ रहा है, निजी क्षेत्र को जो हम लेंगे तो आप जान लीजिए कि हम जो मुनाफा कमा रहे हैं, हमारे पास जो मुनाफा आ रहा है, तो यह मुनाफा भारत सरकार हमको नहीं दे रहा है, हम खर्चा करके अपने कर्मचारियों को वेतन देने के बाद पैसा बचा रहे हैं। और वो भी तब कि कोयला का कॉस्ट हमको तय करने का अधिकार सरकार ने आज तक नहीं दिया। क्या साहब? वो लोग तय करता है, बाकी सारा उत्पादन का उत्पादित मूल्य सामान जो है उसका दाम जो उत्पादन करता है वो तय करता है। और हमारे लिए सरकार बोलती है ये तुमको इसी कॉस्ट पर देना होगा। और तो और एक बात आपको मैं बता दूं, कोल इंडिया पर भारत सरकार का नजर कितना खराब है। एक एग्रीमेंट हुआ, फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट नाम दे दिया उसका, और फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट के नाम पर अगर हम किसी, मान लीजिए कि अदानी साहब के कंपनी को हमको कोयला जाना है, रोज 10 टन कोयला जाना है, जिस दिन उनको 10 टन कोयला नहीं गया तो हमको पेनल्टी देना है, चाहे वो रेल के कारण कोयला नहीं गया हो, चाहे वो हड़ताल के कारण कोयला नहीं गया हो, चाहे मान लीजिए भूकंप आ गया, नहीं कोयला गया उनको, तो हम उनको रॉयल्टी देंगे। जबरदस्ती सरकार ने हमारे अधिकारियों पर दबाव देकर के वो एग्रीमेंट करा दिया। तो ये हमला है हमारे ऊपर। और अगर हमको छूट दिया जाए तो हिंदुस्तान को कोयला की कमी नहीं होने दी जाएगी। कोल इंडिया इतना सक्षम है, कोल इंडिया के अधिकारी कर्मचारी इतना सक्षम है कि हम पूरा कोयला देंगे। एक जो निजी कंपनियां हैं उनके कोयला उत्पादन उनका मकसद नहीं है, उनका मकसद सिर्फ अफरात और बेतहाशा मुनाफा कमाना, राक्षसी प्रवृत्ति मुनाफा कमाने की जो है, चाहे वो जिस तरीके से हमको मुनाफा कमाना है। और मुनाफा कमाने के क्रम में वह जो शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, देखिए बुरा लगेगा आपको, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी आपके पास तीसरे राउंड में आ रहे हैं देवल साहब जी, आप तो प्रबंधन में बहुत ऊंचे तक रहे हैं, क्या लगता है आपको इस सिचुएशन में कोल इंडिया अगर इनको ले लेती है तो कोल इंडिया इन सबको चला सकेगी? चला सकेगी, लेकिन लेबर लॉ में कुछ संशोधन करना पड़ेगा। अच्छा। और वो लेबर लॉ में ये बहुत पुराना लेबर लॉ चला आ रहा है, इसमें अगर संशोधन करेंगे तभी मुनाफा होगा और इक्विपमेंट वगैरह जो भी खर्च है वो अपने आप निकाल सकते हैं। नहीं, अभी जैसे कि अरबों खरबों रुपया हर साल कोल इंडिया और उसकी कंपनियां अलग अलग समय में वो मुनाफा कमा रही हैं, बड़े पैमाने पर मुनाफा कमा रही हैं। वैसे में अगर ये कोयला इनके पास आ जाता है तो इक्विपमेंट तो है इनके पास, इक्विपमेंट लेने पड़ेंगे, तो इक्विपमेंट लेकर के उतना उत्पादन करके फायदे में नहीं आ सकती हैं कंपनियां, मतलब ये जो पब्लिक अंडरटेकिंग है वो। देखिए मैन पावर की भी कमी हो गई, जैसा अशोक जी बोले थे। तो ये तो कह रहे हैं कि बहाली करिए ना, ये तो कह रहे हैं कि आप बहाल करिए, लोगों को नौकरी लीजिए, जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी ये कर लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए। नहीं, वो जो काम कर रहे हैं, मतलब ऐसे तो आप जिसको तिसको ले नहीं सकते हैं। आप सबसे बड़ा चीज है कि लेबर लॉ जब अगर अमेंड किया, आपका ये राष्ट्रीयकरण हुआ, जब पहली बार ये राष्ट्रीयकरण हुआ कोयले का, तो उसमें जो लोग भी काम कर रहे थे मजदूर और प्रबंधन में, सब लोगों को लिया गया ना, ऑब्जर्व किया गया ना। तो हम ये कह रहे हैं, जो अशोक जी लखनलाल जी कह रहे हैं कि आज के दिन में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके माइंस को अगर लेना है तो वहां उसको नहीं लिया जा सकता। देखिए बहुत जरूरी है टेक्निकल पर्संस का, तो आप जनरली टेक्निकल पर्सन उस तरह से, तो वो कैसे कोयला निकाल रहा है, वो वहां है तो टेक्निकल। आजकल जो अंडरग्राउंड माइनिंग जो है उस पर उतना विशेष जोर नहीं दिया जा रहा। ओपन कास्ट आजकल ओपन कास्ट में दिया जा रहा है, तो पब्लिक अंडरटेकिंग भी ओपन कास्ट में काम कर रही है। ओपन कास्ट का यूटिलाइजेशन उस समय अच्छी तरह हो सकता है जबकि टेक्निकल मैन पावर अवेलेबल रहेंगे।
अगर अवेलेबल नहीं है टेक्निकल मैन पावर तो प्रॉब्लम में उठेगी, तब लाइबिलिटी होते जाएगी। सरकार तो ये कह रही है ना कि हम हुनर विकास करेंगे, कौशल विकास करेंगे, तो बड़े पैमाने पर टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोले जाएं, टेक्निकल लोग बनाए जाएं, साल भर के अंदर टेक्निकल लोगों को वहां लाया जाए, जो लोग हैं उनको ट्रेन किया जाए, रीट्रेन किया जाए, ये रास्ता तो निकल सकता है ना। देखिए, तो इसके बावजूद भी लेबर लॉ जब तक नहीं करेगा जो अमेंडमेंट, तब तक क्या अमेंड क्या करना है? मधुकर जी मैं जरा बता दूं सर, ऐसा है कि भारत में जो देखिए बड़ा माना अफसोस और दुर्भाग्य का बात है, भारत में जब हम गुलाम थे, अंग्रेज था, अंग्रेजों ने एक कानून बनाया और अंग्रेजों ने भारत के लोगों को, गुलाम लोगों को जो सुविधा दिया, आज हिंदुस्तान का उद्योगपति और उनका प्रतिनिधि बोलता है नहीं जी वो सुविधा खत्म करो। यानी गुलाम भारत के लोगों को जो सुविधा थी, अंग्रेजों ने जो कानून बनाया वो कानून बड़ा हल्का था, अब थोड़ा कड़ा कानून बनाओ। यानी कि नौकरी से निकालने का अधिकार भारत सरकार को चाहिए या सरकार को चाहिए, अब विदेशी कंपनी को चाहिए, जितना हम मन होगा उतना ही पैसा देंगे। पैसा देने का कोई जो है नियम कानून नहीं होना चाहिए, हमारी मर्जी रहेगी हम किसको कितना देंगे। एक नया टर्म आया था जी अशोक जी, उसी में कहना चाहते हैं मधुकर जी, कोयला में ज्यादा स्किल्ड की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग डिस्प्लेस में बहाल करते हैं, कोल इंडिया बहाल करती है, जो हमारे कर्मचारी मर जाते हैं, एम्प्लॉय मर जाते हैं, उसके बच्चे बहाल होते हैं, 940 के अंदर होते हैं, मेडिकली अनफिट के अंदर आते हैं, और आते ही सिर्फ 18 दिन का हम वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं और सबको काम पर लगा देते हैं। हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ता है। वो गलत तरीका होता है, गलत नहीं है। इसलिए आपके साथ एग्रीमेंट है, आपने भी उसको माना और हमने भी उसको माना, और आप ही ने प्रस्ताव दिया और हम लोग उसको बहाल किए लैंड लूजर में। और आप देखिए प्राइवेट पार्टियां जो आती है, सबसे पहला काम करती है कि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देती है, मुआवजा नहीं देती है, रिहेबिलिटेशन का व्यवस्था नहीं करती है। जबकि कोल इंडिया इन सारी बातों को, ठीक है थोड़ा कहीं गड़बड़ हो सकता है, थोड़ा ऊंच नीच हो सकता है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके अभी भी जो विस्थापित है कोल इंडिया पर ही विश्वास करते हैं, प्राइवेट पार्टी पर विश्वास नहीं करते। इसीलिए अभी तो हम लोगों ने नारा दिया कि जितना आउटसोर्सिंग में काम करने वाले मजदूर हैं वो सबको रेगुलराइज करो, परमानेंट करो, अस्थायी करो। राष्ट्रीयकरण के समय में क्या था, ये जाना कुछ नहीं था। ये जाना चीज है कि अगर आप सभी को रेगुलाइज कर दीजिए और कॉन्ट्रैक्ट में काम नहीं कराइए, आउटपुट जो है वो कम होगा। दिस इज अंडरस्टूड केस। नहीं, ये तो उदाहरण बता रहे हैं, ये दोनों तो उदाहरण बता रहे हैं कि ज्यादा हुआ ज्यादा हुआ, और उसके बावजूद ये बता रहे हैं कि उन लोगों को रेगुलाइज कर दिया जाए जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, और जब तक कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है तब तक उन लोगों का इफिशिएंसी 100% रहता है, 90% रहता है। जिस रोज उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वो एफिशिएंसी कम हो जाता है। हमारा ये नहीं बोलना है कि आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दें, हमारा बोलना है कि सर्टेन इंसेंटिव टाइप का चीज वो अपने एम्प्लॉय को दें कि जो नहीं करता। यहाँ पर इंसेंटिव क्या होता है, यूनियन का डिमांड है, अशोक जी डिमांड करते हैं, ये डिमांड करते हैं, और हो जाता है कि सबको बराबर मिलना चाहिए। सीसीएल फायदा में है और ईसीएल लॉस में है, तो वो एग्जीक्यूटिव का डिमांड होता है कि दोनों को पीआरपी बराबर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुनो, जो जिस तरह का प्रोडक्शन देता है, जिस तरह का कंपनी के लिए उपयोगी है, उसी के बेसिस पर उन लोग को इंसेंटिव चाहे रिवार्ड मिलना। देखिए साहब ऐसा है सर, ऐसा है कि कोयला का सीम का क्वालिटी अलग अलग है, काम करने का जोग्राफिकल एरिया अलग अलग है, और जो सिचुएशन है वह भी अलग अलग है। अगर हम चाहेंगे कि दोनों जो है एक दिन में इतना 10 टन कोयला यहाँ से निकलता है तो एक दिन में 10 टन कोयला वहां से भी निकले, यह संभव नहीं है। इस आसाम जैसा इलाके में हमारा को उत्पादन और उत्पादकता कम है, दूसरे इलाके में थोड़ा ज्यादा है। तो ये एक दूसरी बात है कि लोगों की यह धारणा होगी कि सरकारी माने पब्लिक सेक्टर में रहेगा तो लोग काम नहीं कर रहा। अरे पब्लिक हिंदुस्तान के सरकारी क्षेत्र में रहते हुए हिंदुस्तान का सीमा जो है सुरक्षित है, आप बोलते हैं कि यह सुरक्षित नहीं रहेगा। बताइए, हम अब जो है चलेगा स्पेस पर, कौन कॉन्ट्रैक्टर है जो स्पेस पर ले जाएगा हमको? अरे यही बात है। मधुकर जी एक खाली बस तुरंत बोलना चाहते हैं कि अभी 214 कोल ब्लॉक्स जो आवंटित हुए, जिसको अवैध घोषित कर दिया, हम लोग का सीधा डिमांड है, हम लोग मांग करते रहे, 2006 से इस सवाल को उठाते रहे हैं,
और इसमें मंत्री को, प्रधानमंत्री को, सीवीसी को, सबने हमने चिट्ठी लिखा, हम लोगों ने चिट्ठी लिखा। अब ये देख लीजिए सीकनी प्रोजेक्ट है यहाँ पर, भारत का झारखंड स्टेट जो मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसने ले लिया और ये बाजार में बेचते हैं। बाजार में बेचने के लिए कोला मैना ही सिवा कोल इंडिया के सिवा कोई बाजार में बेच नहीं सकता है। तो इस तरह से लोग ले लिए। तो हम लोग का यह मांग रहा है बराबर से कि जितने कोल ब्लॉक्स आवंटित हुए थे जो कैंसिल हो गए उसको कोल इंडिया को और उसके सब्सिडरीज कंपनी को हैंडओवर कर देना चाहिए ताकि हम लोग चला सकें। तो यह मान्यता मुझे लगता है कि इसमें सोचना चाहिए कि आदमी जब कॉन्ट्रेक्चुअल रहता है, ठेके पर काम करता है, रोज पर काम करता है, डेली वेजेस पर काम करता है, तब उसकी जो एफिशिएंसी होती है और जैसे ही नौकरी जाने का खतरा खत्म हो जाता है वैसे ही उसकी एफिशिएंसी घट जाती है। पता नहीं ये दृष्टि कहां से आई, कैसे आई। इस दृष्टि में बदलाव होना चाहिए। दूसरे कि जो श्रमिक हैं सचमुच में वो अगर ऐसा करते हैं तो उनको में भी बदलाव आने की गुंजाइश है, उनको बदलना चाहिए। लेकिन यह कोयला काला हीरा यह देश का है और देश को जितना मुनाफा दिला सके, देश के लोगों का जितना कल्याण कर सके, उसी से यह देश बनेगा, आगे बढ़ेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जी जोहार जोहार, धन्यवाद।